जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज से हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सिलेबस में जो इकाई 8 है हमारे, उसमें लगभग चैप्टर्स आपके टॉपिक्स दिए गए हैं 15-20, वो आपके यहाँ पे कराए जाएंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और महत्व। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज यहाँ पर कराया जाएगा। पहला चैप्टर हमारा क्या है? अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और महत्व, जिसमें से हम सर्वप्रथम क्या देखेंगे? अनुवाद का अर्थ क्या होता है, तत्पश्चात स्वरूप और अनुवाद का महत्व क्या है, यह सब देखेंगे। इन्हीं 3 टॉपिक्स में हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और महत्व। तो चलिए सर्वप्रथम क्या देखते हैं? अनुवाद का अर्थ। आधुनिक युग के व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकता बन जाने वाली साहित्यिक विधा अनुवाद को स्वरूप विवेचन करने से पहले, मतलब इसका स्वरूप देखने से पहले, इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। इससे पहले कि हम इसका स्वरूप देखें, अनुवाद का स्वरूप क्या होता है, इससे पहले हम क्या देखेंगे? इसका उत्पत्ति, व्युत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई थी, फिर इसका अर्थ जानेंगे। अनुधन, वद धन, ज्ञ, ये जो है ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। उपर्युक्त व्युत्पत्ति में वद धातु में अनु उपसर्ग तथा ज्ञ प्रत्यय लगाकर अनुवाद शब्द की रचना की गई है। अगर रचना किससे हुई है, हमने बताया कि वद धातु में अनु उपसर्ग तथा ज्ञ प्रत्यय लगाकर अनुवाद शब्द की रचना हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि वद धातु में अन उपसर्ग और ज्ञ प्रत्यय लगाकर अनुवाद की रचना हुई है, जिसमें से वद धातु का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। वद धातु का पहले का जो है हम अर्थ समझ लिए। वद धातु का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। इसमें ज्ञ प्रत्यय लगाने से वाद शब्द निर्मित हुआ। अगर इसमें ज्ञ प्रत्यय वद में लगा देते हैं तो वाद शब्द निर्मित हो जाता है। अन उपसर्ग का अर्थ है पीछे या बाद में आदि। हमने क्या अर्थ जाना? वद का अर्थ होता है बोलना या कहना, अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अगर हम इस प्रकार देखें तो अनुवाद का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या हो जाएगा? पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। अर्थात कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसके बाद जो बात कही जाती है वही अनुवाद होता है। किसी के कहने के बाद कहना अनुवाद कहलाता है, या पुनः कथन। इसका अर्थ, अनुवाद का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। अनुवाद के स्वरूप का सम्यक विवेचन करने के लिए आवश्यक है कि उसके विषय में विभिन्न विद्वानों की अवधारणाओं पर विचार किया जाए। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद के विषय में क्या कहा है उसको जान लेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के बारे में पूछा भी जाता है हमारे पेपर्स में कि इन विद्वान के अनुसार अनुवाद की परिभाषा क्या है। या अगर आपसे पूछ ले अनुवाद की परिभाषा क्या है, अनुवाद का अर्थ, अगर आप सिंपल भाषा में, अपने साधारण भाषा में अनुवाद का अर्थ लिख देंगे वह तो सही है, लेकिन अगर किसी साहित्यिक विद्वान के अनुसार जो उन्होंने दिया हुआ है उसे लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं विभिन्न विद्वानों की अवधारणाओं पर क्या विचार है हमारे अनुवाद के बारे में। हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इन विभिन्न अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा अवधारणा है? पहला हो जाएगा भारतीय मत, दूसरा हो जाएगा पाश्चात्य मत, जिसमें से हम सबसे पहले भारतीय मत को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय मत के अनुसार अनुवाद का अर्थ या परिभाषा क्या है, या उसका स्वरूप क्या है, किसका? अनुवाद का। तो चलिए देखते हैं भारतीय मत। भारतीय मत की अगर बात करें कि भारतीय मत में हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के विद्वानों की अवधारणाएं क्या हैं अनुवाद के बारे में। तो पहला क्या है? शब्द कल्प मुद्रम कोश। इनके अनुसार क्या है अनुवाद? तो इनका कहना है कि कुत्सितार्थ वाक्यम इति शब्द रत्नावली पुनरुक्ति उक्तस्य पुनः कथनम। अर्थात इन्होंने जो कहा इसका भी मतलब क्या है कि अर्थात अनुवाद पुनरुक्ति है एवं पुनः कथन होता है। शब्द कल्प मुद्रम कोश में भी है कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है? पुनरुक्ति या पुनः कथन होता है। दूसरा अगर देखें शब्दार्थ चिंतामणि कोश, इसमें क्या लिखा गया है? शब्दार्थ चिंतामणि कोश के अनुसार
प्राप्तस्य पुनः कथने, जिसका इनका भी यही अर्थ है कि पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना ही अनुवाद कहलाता है। शब्दार्थ चिंतामणि कोश का क्या अर्थ है कि पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना, अर्थात प्राप्तस्य पुनः कथने। और स्वल्प जो शब्द कल्प मुद्रम में लिखा गया था, उन्होंने कहा था कि कुत्सितार्थ वाक्यम इति शब्द रत्नावली पुनरुक्ति उक्तस्य पुनः कथनम, अर्थात पुनरुक्ति एवं पुनः कथन ही अनुवाद कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि अन्वेको वदति यद्दादि, अन्वेको वदति यद्दादि। ऋग्वेद के अनुसार भी यह कहा गया है कि अनुवाद का तात्पर्य पश्चात कथन है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, अनुवाद का अर्थ पश्चात कथन है। आगे हम पाणिनि के हिसाब से देखें कि अनुवाद क्या है, तो उन्होंने लिखा है कि अनुवादे चरणा नाम। पाणिनि में क्या लिखा गया है, अनुवादे चरणा नाम। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अनुवाद की जो परिभाषा दी हुई है, उन्होंने पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में यह कहा हुआ है कि अनुवादे चरणा नाम। उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि पुनः कथन का अर्थ ध्वनित होता है। पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में क्या कहा हुआ है कि पाणिनि जो है उसमें भी पुनः कथन का अर्थ ध्वनित होता है। लास्ट हमारा संस्कृत के विद्वानों की अवधारणाओं में आते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जी ने कहा है कि आवृत्ति रनु वादोवा। क्या बोला है इन्होंने, आवृत्ति रनु वादोवा। साथ ही साथ आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबने क्या कहा हुआ है कि पुनः कथन, या फिर क्या कहा हुआ है कि पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना। फिर आगे हम देखेंगे भारतीय विद्वानों की अवधारणाओं में हिंदी के विद्वानों की क्या अवधारणाएं हैं, इसको हम देखेंगे। संस्कृत का आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी के विद्वानों की अवधारणाएं। हिंदी के विद्वानों की अवधारणाएं, इसमें दो लोगों ने अपनी अवधारणाएं अनुवाद के विषय में दिया हुआ है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने कहा है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन। जो हमारी भाषा होती है, कोई भी भाषा, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा होती है, वह क्या होती है, ध्वन्यात्मक प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है। हम जो बोलते हैं वह क्या है, एक प्रतीक ही तो है, एक मतलब ध्वनि के हिसाब से प्रतीक है। तो भाषा क्या होती है, ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था होती है। और अनुवाद, जो हम प्रतीक बोलते हैं या हम अपने ध्वन्यात्मक तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, वह प्रतीकों का प्रतिस्थापन ही अनुवाद कहलाता है। अर्थात अगर हम सीधे सीधे कहें कि एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटता या समतुल्य या सहज प्रतीकों का प्रयोग। अर्थात जैसे किसी एक भाषा, हम हिंदी बोल रहे हैं, हमको हिंदी समझ में आती है, मान लीजिए आपको अंग्रेजी समझ में आती है, तो हम जो ध्वनि प्रतीक अपना व्यक्त करेंगे वो अलग होगा, आप जो करेंगे वो अलग होगा। हमारे इसी बात को, किसी भी बात को अंग्रेजी में आपको बताना, वही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। दूसरा अगर हम देखें डॉक्टर रीता रानी पालीवाल के हिसाब से अगर देखें तो अनुवाद क्या है कि स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा कौन सी होती है, जैसे हमने हिंदी बोली, वह एक स्रोत भाषा है, उसको परिवर्तित किस में करना है, आपके अंग्रेजी भाषा में करना है, तो वह कौन सी भाषा हुई, लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को, अर्थात हमने जो बात कही है उसको लक्ष्य भाषा अर्थात अंग्रेजी की भाषा में आपको समझाना ही, रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। यह किसने कहा, डॉक्टर रीता रानी पालीवाल जी ने कहा है। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा कौन सा है, पाश्चात्य मत। पाश्चात्य मत क्या होता है कि अनुवाद के रूप, जो स्वरूप होते हैं वह स्पष्ट करते हुए अंग्रेजों के अनेकों विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हुए हैं पाश्चात्य मत में। तो हम उनके हिसाब से अनुवाद क्या है वह आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि पहला हम बताते हैं पाश्चात्य मत में
न्यूयॉर्क जी का। किसका? न्यूयॉर्क जी का बताते हैं। पहला किसका हो गया? न्यूयॉर्क ने क्या कहा है? न्यूयॉर्क ने कहा है कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसकी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। अनुवाद एक शिल्प अर्थात कला है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश को किसी एक भाषा में आपको संदेश कोई लिखा गया है उसके स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। यह किसने कहा? न्यूयॉर्क जी ने कहा। तो आगे हम देखेंगे दूसरा क्या किसके हिसाब से। दूसरा हम देखेंगे हार्टमैन तथा स्टार्क के हिसाब से क्या होता है अनुवाद। उन्होंने कहा है कि एक भाषा या भाषा भेद में से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। यह किसने कहा है? हार्टमैन तथा स्टार्क ने कहा है। यह हमारा हो गया पाश्चात्य मत। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना में प्रमुख तत्व। अर्थात जो अनुवाद का एक सार्थक स्वरूप होता है उसकी संरचना के लिए कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अनुवाद के एक सार्थक स्वरूप की संरचना के लिए कुछ तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ऐसे कुछ तत्व हम आपको बताएंगे जिसमें से पहला क्या है? संप्रेषण। स्थूल रूप से एक भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में अंतरण अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, अंतरण करना क्या कहलाता है? अनुवाद। अनुवादकर्ता मूल भाषा में निहित भावों, विचारों, अर्थ, कथ्य, पाठ्य सामग्री, शैली, सांस्कृतिक संदर्भ आदि का संप्रेषण यदि सहजता और सार्थकता से अनुदित भाषा में करने में सफल होता है तभी वह जो सफल अनुवादक कहलाने का अधिकारी होता है। क्या क्या करता है वो? जब अनुवादकर्ता जो होता है वह मूल भाषा में निहित जो भाव हैं, विचार हैं, उसके द्वारा जो कहे गए बात हैं, पाठ्य सामग्री है, एक कला है, सांस्कृतिक उसमें जो संदर्भ है, इन सभी का संप्रेषण यदि सहजता और सार्थकता से अनुदित भाषा में अर्थात जो हमारी लक्ष्य भाषा है उसमें परिवर्तित करने में अगर सफल होता है तभी वह एक सफल अनुवादक कहलाने का अधिकारी होता है। यह हमारा संप्रेषण था। आगे हम देखेंगे, अब हम जो संप्रेषण होता है उसके प्रमुख आधार मतलब क्या क्या आधार से संप्रेषण किया जाए तो सफल अनुवादक क्या क्या प्रयोग करता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यह लगभग कम से कम 8-9 होते हैं जो कि हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे। पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, साथ में आपको व्याख्या करके बताएंगे। पहला जिसमें है भाव और विचारों की व्याख्या का संतरण। क्या है? भाव और विचारों की व्याख्या का संतरण। जो हमारा अनुवादक होता है उसके लिए यह आवश्यक है कि अनुवाद करते समय पहले मूल भाषा में जो निहित उसके विचार हैं, भाव हैं, उसको ईमानदारी से अपने आप में समझ ले, आत्मसात कर ले और फिर लक्ष्य भाषा में उसकी व्याख्या करें। अर्थात क्या होता है कि जो मूल भाषा है जिससे उसको परिवर्तित करना है, जिस भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना है, तो उस भाषा में मूल भाषा में जो भाव हैं, निहित भाव, विचार हैं, उसको पहले खुद समझ ले अच्छे से, उसके बाद लक्ष्य भाषा में उसको व्याख्या करें। यह होता है भाव और विचारों की व्याख्या का एक संतरण, जिसके विषय में अगर हम आपको बताएं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अनुवाद का जो मूल उद्देश्य है वह स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथा संभव अपने मूल रूप में लाना। अर्थात जो विचार मूल भाषा में थे वही विचार लक्ष्य भाषा में आने चाहिए, वही भाव आना चाहिए, वही विचार आना चाहिए, तभी अच्छा अनुवादक वह कहलाएगा। तो यह हमारा पहला पॉइंट हो गया, भाव और विचारों की व्याख्या का संतरण। दूसरा क्या है? दूसरा है मूल कथ्य का संतरण। क्या है? मूल कथ्य का संतरण, जिसमें अनुवादक जो होते हैं वह अनुवाद करते समय मूल भाषा के कथ्य पर ध्यान देना उनको आवश्यक होता है। अनुवादक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्रोत भाषा, जिस भाषा से वह अनुवाद कर रहा है वही होती है स्रोत भाषा। हमने आपको इतनी बार स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और आपको अनुवाद की परिभाषा बता दी है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो स्रोत भाषा के कथ्य का जो संतरण लक्ष्य भाषा जो होता है उसके मूल कथ्य का संतरण सही ढंग से हो रहा है
यही उसको ध्यान होता है। मतलब उसका जो मूल कथ्य होता है, जो स्रोत भाषा है, जो जिस भाषा से मूल भाषा भी जिसे कहते हैं, उस भाषा में जो मूल कथ्य है वही लक्ष्य भाषा में भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको हम उदाहरण से समझाएं कि वह ही फेल इन लव विद रीता, जैसे कोई है, हम कहते हैं कि ही फेल इन लव विद रीता, वाक्य का हिंदी में अनुवाद ही अगर हम करें तो वह इससे जो इंग्लिश में लिखा गया है उससे अगर करें तो वह हो जाएगा वह रीता के साथ प्यार में गिरा। क्या हो जाएगा? ही फेल इन लव विद रीता, वह रीता के साथ प्यार में गिरा, जो कि एक हास्यास्पद है, मतलब हंसी आ जाएगी आपको यह सुनकर। लेकिन इसका सही अनुवाद क्या है? वह रीता से प्यार करने लगा। ही फेल इन लव विद रीता, वह रीता से प्यार करने लगा। यह नहीं होगा कि वह रीता के साथ प्यार में गिरा। अर्थात मूल कथ्य जो होता है वह मूल कथ्य स्रोत भाषा में जो हो वह लक्ष्य भाषा में भी रहे। अगला हमारा है मूल पाठ्य सामग्री का संतरण। मूल पाठ्य सामग्री का संतरण से क्या अर्थ होता है? जैसे कि जो कोई अच्छा अनुवादक होता है उसे दोनों भाषाओं, जो स्रोत भाषा है, लक्ष्य भाषा है, मतलब दोनों भाषाओं का समान अधिकार से ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो जिस भाषा से वह अनुवाद कर रहा है और जो दूसरी भाषा है जिसमें वह अनुवाद कर रहा है, दोनों भाषाओं का उसे ज्ञान पूर्ण तरीके से होना चाहिए, तभी वह मूल पाठ्य सामग्री का सही ढंग से संतरण कर सकेगा। अगर अनुवाद करते समय मूल सामग्री के जो गुण दोष दोनों ही ईमानदारी और स्पष्टता के साथ लक्ष्य भाषा में प्रतिबिंबित होने चाहिए। मूल पाठ्य सामग्री जो स्रोत भाषा में रहे, जो मूल पाठ रहे, जो उसका मूल विचार रहे, वही लक्ष्य भाषा में भी आना चाहिए। इसके विषय में अगर हम आपको बताएं, जेसी केटफोर्ड ने भी कहा है। जेसी केटफोर्ड ने क्या कहा है मूल पाठ्य सामग्री का संतरण के लिए? उन्होंने कहा है कि एक भाषा का पाठ्य सामग्री, एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री है उसका दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में समतुल्य प्रतिस्थापन अनुवाद है। अगर जो पाठ्य सामग्री स्रोत भाषा में आ रही है वही अगर लक्ष्य भाषा में दिखती है, उसी का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ये हमारा मूल पाठ्य सामग्री के हिसाब से आपको हमने अनुवाद की परिभाषा बताई। अगला क्या है? अर्थ का संतरण। अर्थ का संतरण से आप क्या समझते हैं? जैसे कि अनुवाद में अर्थ के संतरण को महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वानों का क्या कहना है, हम आपको बताएंगे कि अनुवाद का मुख्य उत्तरदायित्व तो है कि लक्ष्य भाषा के पाठकों तक मूल रचना के अर्थ का भली प्रकार संतरण हो जाए। मतलब उनके पास जो विचार हुए स्रोत भाषा वाले, लक्ष्य भाषा के जो पाठक हैं उनके पास तक पहुंच जाएं। वस्तुतः जो स्थान शरीर में आत्मा का होता है वही स्थान अनुवाद में अर्थ का होता है। अगर अब आपको अर्थ ही नहीं समझ में आए तो अनुवाद करने का क्या फायदा? जैसे आप इंग्लिश में हैं, हमने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि आपको बस इंग्लिश समझ में आती है, हमको बस हिंदी समझ में आती है। अगर मेरी हिंदी भाषा को अनुवाद करने वाला अनुवादक आपको इंग्लिश में न समझा पाया कि अर्थ क्या हम कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, वह अगर आपको नहीं समझा पाया तो अनुवाद करने का मतलब ही क्या है? अर्थात अर्थ जो है वह अनुवाद का एक प्रकार से आत्मा का कार्य करता है। अब आपको हम अर्थ का संतरण के हिसाब से आपको बता देते हैं एक परिभाषा। जैसे कि मूल अर्थ को बनाए रखते हुए उसे अन्य भाषा में परिवर्तित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की हमने आपको बहुत सारी डिफिनीशंस बता दी, अब तो आपको अनुवाद बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है? शैली का संतरण। शैली अर्थात भाषा शैली। शैली हम आपसे उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि क्या हाल है आपका, हमने तो कहा क्या हाल है आपका। जो हमारा अनुवादक है उसने ऐसा लैंग्वेज आपसे यूज किया कि उसने अर्थ इसका क्या बताया कि मैं बोल रहा हूँ क्या हाल है तेरा। तो मेरा जो कहने का विचार था, मेरा जो शैली था सम्मानजनक था, लेकिन उसने क्या आपको समझाया कि तेरा क्या हाल है। तो यह शैली का होना बहुत ही जरूरी है अनुवाद में। जैसे कि अनुवाद करे कोई तो शैली का भी ध्यान देना आवश्यक है। छठा हमारा क्या है देखते हैं,
समन्वित और समतुल्य संतरण। इसका अर्थ क्या होता है कि जो हमारा जो अर्थ शैली है, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके हिसाब से समन्वित और समतुल्य संतरण के हिसाब से अनुवाद एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जो कि अर्थ एवं शैली के समतुल्यता की तलाश की जाती है। अगला हमारा क्या पॉइंट है, संस्कृति का संतरण। संस्कृत की बात करें तो किसी भी जाति अथवा समाज की उन्नति और विकास का दर्पण उसकी संस्कृति होती है। किसी की संस्कृत से ही पता चलता है कि वह कितना विकास कर चुका है। संस्कृत का समुन्नत रूप उस जाति अथवा समाज की गरिमा का प्रमाण होता है। संस्कृत अर्थात सम्यक कृति लोगों के आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन पद्धति आदि संस्कृत में समाहित होता है। आप ध्यान से सुनिए, आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है यह सब टॉपिक्स तो आपको टेलीग्राम में हमारे जो चैनल है वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नया ही बना है, ज़्यादा लोग उसमें नहीं है, आप ज्वाइन करिए, आपको धीरे धीरे सभी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है, समतुल्यता। अगर हम समतुल्यता के बात करें, जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने समतुल्यता को अनुवाद के प्राण तत्व के रूप में मान्यता दी है। मतलब जो समतुल्यता होती है वह अनुवाद के प्राण तत्व के रूप में कार्य करती है। जेसी कैटफोर्ड ने समतुल्यता को अनुवाद का केंद्रीय तत्व माना है, जो कि हमने आपको बताया था। अर्थात जो एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन अनुवाद है। वही मतलब जो समतुल्य रहे, जो पाठ सामग्री प्रथम में रहे, मतलब स्रोत भाषा में वही लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए, यही होती है समतुल्यता। हमने आपको क्या बताया अभी, संप्रेषण के जो हमारे तत्व थे। सबसे पहले हमने आपको पॉइंट क्या दिया था, अनुवाद के स्वरूप को संरचना देने के लिए प्रमुख तत्व क्या होते हैं। फिर हमने आपको उसमें संप्रेषण बताया और संप्रेषण के प्रमुख आधार बताए, जिसमें हमने आपको 8 पॉइंट्स बताए जो कि व्याख्या सहित थे। हम आगे देखेंगे अनुवाद का महत्व। अनुवाद का महत्व में देखेंगे, वर्तमान काल में संपूर्ण विश्व में पारस्परिक सहयोग, व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का अत्यंत तीव्र गति से विकास हो रहा है। जो हमारा पारस्परिक सहयोग है, व्यापार है, उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी को क्रांति ने जो हमें ऐसे तत्पर एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक संपर्क स्थापित करना अत्यधिक आसान हो गया है। जैसे हमारा मोबाइल है, इंटरनेट सेवा है, यह सब चीज़ें जो आ गई हैं, विकसित हो गई हैं, इससे देश के विश्व के किसी भी कोने में हम बातचीत कर सकते हैं, लोगों तक जान सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो वही बात यहाँ हो रही, नए नए शोध एवं ज्ञान का विपुल भंडार आज किसी देश तक सीमित नहीं रह गया है। जैसे हमारे देश में किसी चीज़ का शोध होता है या किसी प्रकार का खोज होता है तो वह अलग देशों तक पहुँचाया जाता है, और उन देशों में जो होता है शोध, उसका प्रयोग हमारे देशों में होता है, वह यहाँ तक पहुँचाते हैं। अपितु यह निरंतर विश्व के कोने कोने में अनुवाद के द्वारा पहुँच रहा है। अब जो जैसे चीनी लोग हैं, चीन के लोग जो हैं, उनकी भाषा हम कैसे समझेंगे, अनुवाद के ही तो तरीके से समझेंगे। अनुवाद ना होता तो कोई भी व्यापार अभी संभव नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी की बात ही ना समझें तो उससे व्यापार कैसे करेंगे। तो अनुवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद का महत्व ही हम आपको बता रहे हैं। आज का व्यापार, पर्यटन, उद्योग, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, साहित्य तथा सांस्कृतिक संबंधों में जितनी तीव्र गति से विकास हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से अनुवाद को आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अर्थात जिस प्रकार से लोग घूमने जा रहे हैं, दूसरों देशों में पर्यटन करने जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोग जैसे अलग देशों में किसी किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, चिकित्सा वहाँ की अच्छी है तो वहाँ से जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जितना तेज से यह सब बढ़ रहा है, उतनी तीव्रता से अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान संदर्भ में बगैर अनुवाद हम अंधकार में ही रह जाएंगे। अगर हम बिना अनुवाद के कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, इसका यही कहना है। जैसे कि अनुवाद ना हो
तो व्यापार कैसे होगा, हम अंधकार में ही रह जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि अनुवाद के और क्या क्या महत्व हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो बिना अनुवाद के विकास की बात करना निरर्थक सा प्रतीत हो रहा है। हम विश्व की बात छोड़ दें, हमारे देश में जो इतने राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की इतनी भाषाएं हैं, अगर हम अलग अलग भाषाओं को अनुवाद करके ना समझें तो आपस में ही व्यापार करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। हमारा जो भारत देश है वह बहुभाषी देश है, इसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर एक भाषा किसी एक व्यक्ति के लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के जन जन तक पहुँचने के लिए अनुवाद एक अनिवार्यता है, मतलब बहुत ही आवश्यकता है, इसकी बहुत जरूरी है। भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के विराट महासमुद्र में अनुवाद ही एक ऐसा साधन है जो हमारे मध्य पुल का कार्य करती है। जैसे पुल क्या करती है, हमें एक स्थान से, बीच में नदी रहे, दूसरे स्थल, एक स्थल खंड से दूसरे स्थल खंड में पहुंचाती है, जबकि बीच में एक नदी, महासा, कुछ भी हो सकता है, झील। तो अनुवाद भी वही कार्य करती है, एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने में हमें मदद करती है। यह है अनुवाद का महत्व। और अनुवाद के महत्व हम आपको समझाएंगे। अनुवाद का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वोपरि है। देखिए, हम आपको जो पॉइंट्स वाइज बता रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप अगर समझ जाते हैं अनुवाद का महत्व क्या है, आपके मन में बैठ जाता है, तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। आंसर राइटिंग आप सीधे सीधे अगर पॉइंट वाइज सीखते हैं तो वो नहीं हो सकता। जैसे कि हो सकता है बहुत रट्टू लोग होते हैं, वो रट के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसमें से आपको कहीं भी कुछ पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए कहना है कि स्मार्ट वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आप आराम से जो कार्य दिमाग से कर सकते हैं वह बहुत मेहनत करके भी नहीं कर सकते। विश्व स्तर पर प्राप्तान को शिक्षा में समाहित करना अनुवाद द्वारा ही संभव हुआ है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में विश्व स्तर पर भी परिवर्तनों को करते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा में हो रहे अनुसंधान से भी परिचित हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर अगर प्रदान की जा रही शिक्षा में भी अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करता है, जैसे कि हर एक जगह की क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है, और अनुवाद की ऐसी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि हर एक क्षेत्र के लोगों को उन्हीं के क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान अर्जित करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। यह किसके बदौलत हो रहा है? अनुवाद के बदौलत। लेकिन उसी बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करनी होती है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा के आरंभिक दौर में बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी का ज्ञान प्रदान किया जाए। हिंदी तो सबके लिए आवश्यक है। भारत के मध्य एवं पूर्व के विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र भाषा से हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद सिखाया जाता है। आप भी जहाँ पर पढ़े होंगे आपको 6th क्लास से ही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सिखाया जाने लगता है, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। बाहर के देशों में या साउथ में ही आप चले जाएं तो सबका एक जो मीडियम होता है, समझ लीजिए आपको हिंदी आती है लेकिन तमिल नहीं आती, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो तमिल वालों को भी इंग्लिश आती है, तो वो समझ जाएंगे आप आपस में। यह अनुवाद के महत्व को स्वतः सिद्ध करता है, क्योंकि आपको 6th क्लास से ही, बचपन से ही, मतलब छोटे क्लास से ही आपको अनुवाद सिखाया जाने लगता है। आगे हम देखेंगे। इसी क्रम को विस्तार प्रदान करते हुए डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने लिखा हुआ है कि भारत में यदि व्यापारी या उद्योगों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना अनुवाद के, हमने आपको पहले ही बता दिया, व्यापार कैसे करेंगे? समझेंगे ही नहीं बात को तो व्यापार कैसे करेंगे? अपने उत्पाद को जानकारी अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी और हिंदी का आश्रय लेना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु जन जन तक और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचानी है तो उसकी जानकारी प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। यदि किसी वस्तु या व्यापार को विश्व स्तर तक पहुंचाना है, मोटो भी अंग्रेजी एवं विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद कराना ही होगा।
इस प्रकार वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग जगत बिना अनुवाद नहीं चल सकता है। प्रत्येक स्थान और स्तर पर संपर्क के लिए भाषा और अभिव्यक्ति परिवर्तित हो जाती है, अतः अनुवाद का महत्व तो निर्विवाद है। बिना अनुवाद किए ना आप ट्रेड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी बात को समझ भी नहीं सकते हैं। आप वहां पर जाएंगे किसी चीज का व्यापार करने, उनकी बात ही नहीं समझ में आई तो आप कैसे व्यापार करेंगे। टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग आपके सिस्टम आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना बहुत आसान हो गया है। यह थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और महत्व बताया। आगे सभी चैप्टर्स आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे वह भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।